A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम. It is 12 in the noon और टाइम है हमारे डेली करंट अफेयर सेशन का. आज हमें 2 दिन के करंट अफेयर स्टडी करने. क्यों? क्योंकि कल था संडे और संडे को वीकली रिवीजन होता है. डेली आप मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ते हो, फिर संडे को आरजू मैम पूरे हफ्ते का रिवीजन करवाती हैं, पॉइंटर्स भी करवा देती हैं, थ्योरी भी करवा देती हैं, क्वेश्चंस भी करवा देती हैं. काफ़ी सारे बच्चों ने देख लिया है. जिन्होंने नहीं देखा है 2024 वीकली सीए प्लेलिस्ट पे जाइए और यहाँ से वो सेशन का रिवीजन कीजिए. बैंकिंग वाले बच्चे, आपका वीकली बैंकिंग सीए का सेशन आज आएगा दिन में 4 बजे. ठीक है, तो आप लोग यहाँ आज रिवीजन कर लेंगे. ओके जी, चलिए. अब जैसे कि हमारा एक रिचुअल होता है, सेशन शुरू करने से पहले हम विक्रमी संवत हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सा मंथ और तिथि चल रही है वो देखते हैं. क्यों देखते हैं, बहुत से बच्चे पूछते हैं. तो देखिए, इससे आप इक्विप हो जाओगे, तैयार हो जाओगे 2-3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. कैलेंडर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, आपके त्योहारों से रिलेटेड और मेलों से रिलेटेड, फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, क्योंकि वहां पूछ ली जाती हैं तिथि. सो माघ महीना चल रहा है. इससे पहले कौन सा महीना था? पौष था. शुक्ल पक्ष चल रहा है. शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता है या कृष्ण पक्ष में चांद बढ़ता है? शुक्ल पक्ष में मून बढ़ते हुए फेजेस में होता है और आज दशमी है, यानी ऐसा कुछ मून हमको रात में देखने को मिलेगा. नाउ आज का डिस्कशन करें उससे पहले प्रीवियस सेशन में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे. तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे जो मैंने 17th ऑफ फरवरी को पूछा था वो ये था, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च द वन मित्र स्कीम. वन मित्र स्कीम रिसेंटली किसी स्टेट के अंदर सीएम ने लॉन्च की, चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की, जिसके तहत 1.80 लाख एनुअल इनकम से कम वाले जो परिवार हैं, इस एनुअल इनकम तक के जो परिवार हैं, वो ऐसे एरियाज में जहां फॉरेस्ट नहीं है, पेड़ नहीं है, वहां प्लांटेशन अगर करते हैं तो उनको अलग अलग फेजेस के अंदर राशि या इंसेंटिव दिया जाएगा. ये जो स्कीम है कहां लॉन्च हुई? बिल्कुल हरियाणा के अंदर लॉन्च की गई. एब्सोल्युटली करेक्ट. देन वाइल वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे लास्ट सेशन, मैंने बीच बीच में भी कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, उनका पूरा एक आंसर का जिस्ट मैंने एक रैंडम स्टूडेंट से उठा लिया है. बहुत से बच्चे क्योंकि आंसर करते हैं. सो चलिए देखते हैं. आई हैड आस्क्ड यू कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होली जो त्यौहार है, जो आने वाला है, अब कौन सी तिथि को मनाया जाता है? एंड यस, अब देखिए आंसर जब आप करोगे ना, आपको अब महीनों की अंडरस्टैंडिंग होगी. फागुन या फाल्गुन महीना, जो कि माघ महीने के बाद आता है. अभी हम पौष पढ़ रहे हैं, मतलब हमने पिछला पौष किया, अभी माघ महीना चल रहा है, इसके बाद फाल्गुन आएगा. और जो महीना है फाल्गुन, उसी में होली कब आती है? फुल मून या पूर्णिमा को. तो फागुन की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है. देन आई हैड आस्क्ड यू कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन हैं? सो अजय बंगा इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक. देन ऑल्सो आई हैड आस्क्ड यू कि हाईएस्ट, ये मैंने पूछा तो नहीं था, हमने डिस्कशन में ही ले लिया था, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ काराकोरम रेंज या फिर जो डिस्प्यूटेड पार्ट है इंडिया का, गिलगित बाल्तिस्तान का, उसका हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सा है? तो K2 है. गॉडविन ऑस्टिन भी इसको कहा जाता है. अनडिस्प्यूटेड पार्ट में हमने कंचनजंगा पढ़ा ही था. देन यस, आई हैड आस्क्ड यू दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 69th एडिशन, यानी 21st दादा साहब फाल्के 2021 का दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि 2023 में दिया गया था और 69th एडिशन था, वो किसे मिला? वहीदा रहमान जी को मिला था. और ये मैंने क्यों पूछा था बताइए? बिकॉज हमने 70th का डिस्कशन किया था. ओके, और ये वन मित्र हमने देख ही लिया. तो ये सारा प्रीवियस डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है. एंड बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं. आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट अ लॉट मेनी ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग. जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप उनके ऊपर भी ध्यान देते हैं, उनको भी सर्च करते हैं और आंसर करते हैं. वेरी गुड, कीप इट अप. क्योंकि जब आप खुद से मेहनत करते हो ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में रुकी रहेगी. मैं आपको पढ़ाऊँ वो तो याद रहता है, आप जब खुद मेहनत करते हो ना, वो लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में रहेगा. एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे तो आंसर कर लोगे. चलो, अब आज जो भी कुछ आप पढ़ोगे उसका PDF कहाँ मिलेगा? परचम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा. जो टाइटल आपको वीडियो का दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे आपको. सो टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश और हिंदी दोनों PDFs आपको मिल जाएंगे. इंग्लिश अभी मिल गया होगा, हिंदी वाला 3 और 4 इन द आफ्टरनून तक मिल जाएगा. वीकली और मंथली करंट अफेयर मैगजीन के लिए प्लीज विजिट द वेबसाइट parchamclasses.in. इफ यू हैव द सब्सक्रिप्शन या PDF बैंक फ्रॉम परचम ऐप, तो जो भी कुछ आप करंट अफेयर पढ़ते हो उसके सारे PDF, वट एवर यू स्टडी ऑन यूट्यूब, डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, एनुअल, वट एवर, वो आपको इस सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे. CA के साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी जो यूट्यूब पे पढ़ाए जाते हैं उनके PDF आपको PDF बैंक में मिल जाएंगे.
अगर आपको 2023 की करंट अफेयर तैयार नहीं कर रखी है, नहीं समझ में आ रहा है एक सिंगल सोर्स जहां से सब आपको इंपॉर्टेंट मिल जाए, 4 जगह नहीं देखना पड़े, गो फॉर दिस ईयर बुक। ई बुक है, इंग्लिश के अंदर है, 2024 एडिशन, जनवरी टू दिसंबर, सारे करंट अफेयर कैटेगरी वाइज, इंपॉर्टेंट सारी बातें, इधर उधर की कोई फिजूल बात नहीं, एक्टिव लिंक्स हैं, टॉपिक पे क्लिक कीजिए उधर पहुंच जाएंगे। ये आपको परचम ऐप पे भी मिल जाएगी, वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, ठीक है जी। डिस्काउंट ऐप पे अवेलेबल है, प्लीज कॉन्टैक्ट द टीम इफ यू आर नॉट एबल टू अवेल द डिस्काउंट। ये हेल्पलाइन नंबर है, ये मेल है, परचम ऐप चैट है, वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर लिया कीजिए। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दी, क्योंकि हर दिन हजारों बच्चे नए जुड़ते हैं, दे मस्ट नो एवरीथिंग। चलिए, तो सबसे पहली खबर जो आ रही है वो है मिलान 2024। मिलान 2024 एक बहुत बड़े लेवल पे मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षीय, ओके, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। नेवल यानी इंडियन नेवी कंडक्ट करवा रही है 19 to 27 ऑफ फरवरी। सो आज ही से ही शुरू हो रही है। कहाँ? विशाखापट्टनम, ओके। कौन से हमारा जो हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में नेवी के कौन से जोन का हेडक्वार्टर होता है, कौन सी कमांड का हेडक्वार्टर होता है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इंडियन नेवी के 3 हमने कमांड हेडक्वार्टर्स पढ़े हुए हैं, सो विशाखापट्टनम में कौन सी कमांड का हेडक्वार्टर है लिखिएगा। मीनवाइल हम आगे बढ़ते हैं। 12th एडिशन है मिलन नेवल एक्सरसाइज का, जो कि विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। कौन सा एडिशन इंपॉर्टेंट? 12th एडिशन। मिलन 2024 यानी मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज 2024 19 से लेकर 27 ऑफ फरवरी तक कंडक्ट करवाई जाएगी। अभी तक की मिलन के जितने भी एडिशंस हुए हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज ये मानी जा रही है, लार्जेस्ट एवर पार्टिसिपेशन, बिकॉज हमारे 50 जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, उनको न्योता भेजा गया था, इनविटेशन भेजा गया था, एंड दे आर कमिंग टू पार्टिसिपेट। सो अभी तक का सबसे लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन एंटिसिपेट किया जा रहा है। थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिलान 2024 थीम क्या है? फोर्जिंग नेवल अलायंसेस फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर। फोर्जिंग नेवल अलायंसेस बनाना ताकि सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर हो, और अपने जितने भी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज होते हैं उनको इसमें पार्टिसिपेट करवाया जाता है। कोलैबोरेशन बढ़ेगा। जो मिलान है ये बायनियल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। बायनियल 2 वर्ड होते हैं, एक होता है बाय एन्युअल, जिसका मतलब होता है 1 साल में 2 बार, यानी सेमेस्टर सिस्टम पे। एक हो गया बायनियल, बायनियल का मतलब 2 साल में 1 बार। तो ये ऑल्टरनेट ईयर्स कंडक्ट की जाती है, और इसकी सबसे पहली जो एक्सरसाइज थी कब इनिशिएट की गई थी? 1995। सो 1995 में शुरू हुई, 2 साल में 1 बार होती है। इस बार 19 से 27 ऑफ फरवरी हो रही है, विशाखापट्टनम में हो रही है। 50 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। थीम है फोर्जिंग नेवल अलायंसेस फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर, और ये कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन है। ये सारे पॉइंटर्स ध्यान रखने, ठीक है जी। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, और जो न्यूज आ रही है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड अनाउंस कर दिए गए हैं, कॉन्फर कर दिए गए हैं, यानी किनको मिलेंगे डिसाइड हो चुका है। 58th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2023 पिछले साल के लिए अनाउंस किए गए हैं। सो 2 व्यक्तियों को कॉन्फर किए गए हैं। पहले हैं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, राइट, और दूसरे हैं पॉपुलरली नोन बाय एवरीबडी, इवन ही इज सो पॉपुलर, गुलजार साहब। सो गुलजार साहब को उर्दू के लिए और संस्कृत के लिए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को 58th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा फॉर द ईयर 2023। गॉट इट। अब पहले हम ये देखेंगे, थोड़ा ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में समझेंगे, और फिर इन दोनों ही पर्सनालिटीज की थोड़ी बायोग्राफी हमको जाननी है, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो इनको पहले क्या क्या मिल चुका है, अभी ये क्या कर रहे हैं, क्यों दिया गया है, ऑल दिस वी हैव टू स्टडी। सो देखिएगा, ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 राइटर्स फ्रॉम 2 लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेजेस के लिए राइटर्स को दिया गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड क्यों दिया जाता है? क्या कोई पॉपुलर पर्सनालिटी को दिया जाता है, या लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है? क्या रीजन है? सो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर, भारत की जो अलग अलग भाषाएं हैं उनमें लिटरेचर, लिटरेरी वर्क के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, नंबर 1। तो इस बार जो 2 व्यक्तियों को दिया गया वो भी किसी न किसी लिटरेरी वर्क में के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया है। उर्दू के लिए गुलजार साहब को, और संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। सो संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य एंड उर्दू राइटर श्री गुलजार।
इससे पिछला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था यानी 57th, वो किसको मिला था? गोवन राइटर दामोदर मौजो जी को मिला था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस बार 58th एडिशन है और ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं 1965 से। कब से? 1965 से। कौन सी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन है जो ये देती है? भारतीय ज्ञानपीठ इसको प्रेजेंट करता है और भारतीय ज्ञानपीठ 1944 में बना था, एग्जिस्टेंस में आया था। समझ में आ गई इतनी बात? ओके। अच्छा, ये जो अवार्ड होता है इसमें प्राइज मनी कितनी होती है, क्या दिया जाता है? तो 11 लाख रुपए का पुरस्कार होता है। क्या होता है? 11 लाख रुपीस का कैश प्राइज, साथ ही साथ स्टैच्यू ऑफ वाग्देवी। वाग्देवी कौन है? सरस्वती जी को ही वाग्देवी कहा जाता है, बिकॉज लिटरेरी वर्क कर रहे हो आप तो माँ सरस्वती की कृपा होगी आप पे। सो वाग्देवी जी की स्टैच्यू मिलती है और एक साइटेशन यानी एक प्रशस्ति पत्र, नहीं आप मतलब विज्ञप्ति बोलते हैं, प्रशस्ति बोलते हैं, व्हाटएवर, तो उस पर लिखा हुआ होता है कि आपको अवार्ड दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। ठीक है जी। चलिए, अब ये जो अवार्डीज होते हैं इनको सिलेक्ट कौन करते हैं? कमिटी बनाई जाती है, वो सिलेक्ट करती है कि इस साल किसको अवार्ड दिया जाएगा। मेजर अवार्ड्स में ऐसा ही होता है। सो इस बार जो सिलेक्शन कमेटी थी उसको हेड किसने किया? उड़िया राइटर प्रतिभा राय जी ने किया। अब देखिए, ये सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार राइट फ्रॉम 1965 जब ये शुरू हुए थे किसी संस्कृत राइटर या ऑथर को दिया गया है, सिर्फ दूसरी बार। सो जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं वो दूसरे ऐसे लिटरेचर हैं जिनको संस्कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और उर्दू के लिए 5th टाइम दिया जा रहा है। अब 2nd टाइम दिया जा रहा है तो बहुत ऑब्वियसली जिज्ञासा या क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि मैम फर्स्ट संस्कृत लिटरेचर जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कौन थे? सो उनका नाम है पोएट सत्यव्रत शास्त्री जी। संस्कृत पोएट हैं ये, पोएट सत्यव्रत शास्त्री जी। इनको सबसे पहला संस्कृत के अंदर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था फॉर द ईयर 2006, जो कि दिया गया था 2009 के अंदर। सो ज्ञानपीठ अवार्ड 2006 जो कि दिया गया 2009 में किसको? सत्यव्रत शास्त्री जी को। यहीं आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन एवरीबॉडी, वेरी फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार, वेरी फर्स्ट। सो फर्स्ट ज्ञानपीठ, इसको ना JNAN लिखते हैं, ज्ञानपीठ नहीं होता, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। सो फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड या पुरस्कार किसको कॉन्फर किया गया था? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। यहां तक कि क्लियर हो गई बात? तो आपको गुलजार साहब जी का ओरिजिनल नाम पता है? संपूर्ण सिंह कालरा। सो गुलजार जी जब इनका जन्म हुआ था 1934 के अंदर, ही वॉज नोन एज संपूर्ण सिंह कालरा जी। और ही इज कंसिडर्ड ऑफ कोर्स वन ऑफ द फाइनेस्ट उर्दू पोएट्स कंसिडर किए जाते हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं मूवीज के अंदर, और अब इनके प्रोमिनेंट अवार्ड्स में आपको बताने वाली हूँ और ये इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक ध्यान रखना पड़ेगा। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था उर्दू के लिए 2002 में। कब? 2002 में। 2 साल बाद पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे, यानी 2004 में। 2013 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। कई बार नेशनल फिल्म अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। अच्छा, जय हो सॉन्ग याद है? जय हो कौन सी मूवी का था? स्लम डॉग मिलियनेयर का। इन्हीं ने लिखा था और उस मूवी को, इस सॉन्ग को ऑस्कर मिला है 2009 के अंदर और ग्रैमी मिला है 2010 के अंदर फॉर दिस सॉन्ग, राइट। देन एक नया जॉनर ऑफ पोइट्री या ना नई तरीका कविताएं लिखने का इन्होंने इजाद किया, इन्वेंट किया, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिवेणी। त्रि मतलब 3, तो 3 लाइन्स की नॉन मुकफ्फ पोएम्स, यानी कि जिसमें राइमिंग नहीं होती। आज आज काज, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये राइमिंग वर्ड है ना। पास घास राइमिंग वर्ड है। सो ऐसी पोम जिनके अंदर राइमिंग नहीं होती और 3-3 लाइन की पोम होती हैं उनको त्रिवेणी कहा जाता है और वो इन्होंने ही इजाद किया, इन्वेंट की। तो इन सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस के चलते इनको ज्ञानपीठ सम्मान दिए जाना डिसाइड किया गया है। अब हम आते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के ऊपर। काफ़ी पॉपुलर हैं, फेमस हैं। इनका जन्म 1950 में जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। ये तुलसी पीठ के फाउंडर और हेड हैं। तुलसी पीठ जो कि चित्रकूट मध्य प्रदेश के अंदर है और काफ़ी बड़ा या जाना माना हिंदू स्पिरिचुअल सेंटर भी है और ये उसके लीडर हैं, स्पिरिचुअल गुरु माने जाते हैं। 22 लैंग्वेजेस में निपुणता है इनकी, 22 लैंग्वेजेस के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है। ही हैज़ ऑथर्ड मोर देन 100 बुक्स, राइट। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण इन द ईयर 2015। पद्म विभूषण कब मिला? 2015 में। एंड लाइक आई टोल्ड यू 22 लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंट हैं, फ्लुएंट हैं, इंक्लूडिंग संस्कृत, मैथिली, अवधी एटसेट्रा। तो ये पूरी हमारी न्यूज़ हो जाती है ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड। उससे पहले हमने मिलन एक्सरसाइज कर लिया। आई होप ये दोनों क्लियर है। अब हम चलते हैं इसरो की तरफ। सो इसरो से एक इंपॉर्टेंट लॉन्च हुआ है। कौन सा लॉन्च है? कौन सी सैटेलाइट लॉन्च हुई है? एक नई वेदर सैटेलाइट है, इनसैट 3DS।
इंडियन सैटेलाइट 3DS लॉन्च की गई है श्रीहरिकोटा से, और ये एक वेदर या मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट है। वेदर फिनोमिनन्स को स्टडी और रिपोर्ट करने के लिए इसको भेजा गया है। लॉन्च व्हीकल जिसके ऊपर इसको लॉन्च किया गया GSLV F14, GSLV F14। सो ये जो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है या GSLV है, इसको नॉटी बॉय भी कहा जाता है इसरो का। क्या कहा जाता है? नॉटी बॉय। क्यों कहा जाता है इसको नॉटी बॉय? बिकॉज रिलाई नहीं कर सकते आप इसके ऊपर। कई बार इसने मिशंस को फेल किया है, लेकिन इस बार इसने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है इनसैट 3DS को। और इस GSLV F14 की वजह से इनसैट 3DS ऑलरेडी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंच गई है। ये क्या होती है ऑर्बिट अभी मैं बताऊंगी, पहले सुन लो। सो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये पहुंच गई है। अब अलग अलग मनूवर किए जाएंगे। क्या होता है मनूवर वो भी बताऊंगी। और इसको फाइनली कहां पहुंचाना है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर इसको पहुंचाना है। ये ऑर्बिट भी क्या होती है और ये ऑर्बिट भी क्या होती है, दोनों अभी हम देखेंगे। पहले न्यूज समझ लेते हैं। सो इनसैट 3DS क्या करेगी? ऑलरेडी हमारी 2 सैटेलाइट्स हैं इस पर्पस के लिए प्रक्षेपित हैं, इनसैट 3D एंड इनसैट 3DR ऑर्बिट के अंदर हैं, और वो हमें वेदर रिपोर्ट्स वगैरह भेजती रहती हैं। उन्हीं को और हेल्प ये करने वाली है। सो एक एक्सक्लूसिव मिशन है इसका कि मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस करेगी, यानी वेदर रिलेटेड लैंड और ओशन सर्फेसेस से वेदर फोरकास्ट करेगी। कोई डिजास्टर वार्निंग अगर देनी होगी तो वो इशू करने में हमको हेल्प होगी। तो ये मौसम विभाग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनसैट 3DS लॉन्च की गई है। ठीक है, अब हमें देखना है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जिसको हम बोल देते हैं। देखिए हमारी अर्थ है, ये आपको ये आपको इक्वेटोरियल लाइंस दिख रही हैं। ये इक्वेटोरियल इमेजिनरी लाइन होती है पर इक्वेटर हम यही मानते हैं। इससे बिल्कुल पैरेलल यानी अगर यहाँ इक्वेटर है तो बिल्कुल पैरेलल कितनी दूरी पे? 35,786 किलोमीटर की दूरी पे पैरेलल टू द इक्वेटर जो ऑर्बिट हम मानते हैं, दैट इज जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी यानी अर्थ से अगर हम देखेंगे तो ये सैटेलाइट जो हम यहाँ लगा रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको इस जगह डाल दिया। अब ये जो सैटेलाइट मूव करेगी अपनी ऑर्बिट में, ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और अर्थ भी रोटेट कर रही है। तो इन दोनों की जो स्पीड है वो मैच होती है एग्जैक्टली। यानी अर्थ अप्रॉक्सीमेटली मोटे मोटे बोले अगर 24 घंटे लगाती है अपनी एक्सिस पे रोटेट होने में, तो इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वो भी 24 घंटे में एक पूरा चक्कर कर लेती है। यानी एक व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है तो उसको ये सैटेलाइट हमेशा एक ही पॉइंट पे दिखेगी। वाई? बिकॉज ये दोनों सेम स्पीड से घूम रहे हैं। गॉट इट? तो इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, और ये 35,786 किलोमीटर दूर होती है अर्थ से, पैरेलल टू द इक्वेटर। गॉट इट? अब हम आते हैं GTO, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। अब देखो ये ऑर्बिट ना बहुत दूर है, GEO जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। सीधे अगर आप सैटेलाइट को वहां डालने की कोशिश करोगे बहुत सारा फ्यूल लगेगा, और इतना फ्यूल अगर आप सैटेलाइट पे डालोगे तो बहुत हैवी हो जाएगा और पॉसिबल नहीं होगा इस मिशन को पूरा कर पाना। तो फिर इसलिए हम क्या करते हैं, हम GTO का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफर ऑर्बिट्स का। हमने यहाँ से अर्थ से सैटेलाइट को डाला, ओके, और ये इस ब्लू लाइन को जो आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं GTO। अब ये इस ऑर्बिट के अंदर घूमेगी। यहां हम एक मनोवर करेंगे, यानी हम थोड़ा सा उसको पुश देंगे, ओके, थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूल देंगे, जिसकी वजह से नॉर्मली वो यहां आनी चाहिए पर यहां ना आके आगे बढ़ जाएगी, यहां आ जाएगी। तो अब ये थोड़ी और दूर हो गई, फिर हमने मनोवर दिया तो थोड़ी और दूर हो गई। इस तरह से करते करते वो फाइनल अपनी ऑर्बिट में आ जाती है। तो ये जो पहली ऑर्बिट जिसमें हमने उसको प्रक्षेपित किया, इसको ट्रांसफर ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, सो ट्रांसफर ऑर्बिट ऐसी ऑर्बिट जो फाइनली पहला हम डाल देते हैं, फिर ग्रेविटी के चक्कर में वो घूमती है, फिर हम थोड़ा पुश देते हैं, दूर हो जाती है, फिर ग्रेविटी के चक्कर में घूमती है, फिर पुश देते हैं। इस तरह से हम फाइनल ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू, समझ में आ रहा है। चलिए इसरो के बारे में बात कर लेते हैं। सो फाइनली जो हमारी इनसैट 3DS है उसको हमें पहुंचाना कहाँ है? हमें जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाना है। अभी GTO में डाल दिया है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। विक्रम साराभाई इसके फाउंडर थे। 15 अगस्त 1969 में एग्जिस्टेंस में आया था इसरो, और अभी करंट चेयरपर्सन S सोमनाथ हैं। न्यूज़ क्लियर है जी? चलिए अगली खबर एक स्टेट से आ रही है और स्टेट का नाम है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में अनाउंसमेंट किया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, जो कि हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, कि भाइयों बहनों उत्तराखंड के, बहुत ही जल्दी उत्तराखंड से हम एक सर्विस लॉन्च करने वाले हैं। पूरी इंडिया में पहली बार ये सर्विस लॉन्च होगी। कौन सी सर्विस है? दिस इज फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। हेलीकॉप्टर से इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, जैसे हम देखते हैं ना विदेशों में कहीं कोई दिक्कत आ गई तो हेलीकॉप्टर से उनको उठा करके दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है, राइट? तो ये सर्विस भी
इंडिया के अंदर पहली बार कहाँ से लॉन्च की जाएगी? उत्तराखंड से लॉन्च की जाएगी। और उत्तराखंड का जो एम्स है, उत्तराखंड का जो एम्स है वहाँ से ऋषिकेश से इसको लॉन्च किया जाएगा। सो इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस टू बी लॉन्च फ्रॉम उत्तराखंड, HEMS। और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा हमारे एविएशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर दोनों के लिए। ये अनाउंसमेंट किया है सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। और ये जो हेलीकॉप्टर होगा ये कहाँ स्टेशन रहेगा? एम्स ऋषिकेश में स्टेशन किया जाएगा। और 150 किलोमीटर के दायरे तक, 150 किलोमीटर रेडियस तक एयरलिफ्ट के लिए ये ऑपरेशनल रहेगा। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत होती है। अब अगली जो खबर आ रही है वो हम इंटरनेशनल डोमेन से ले रहे हैं, तो स्टेट से सीधे चलते हैं इंटरनेशनल। यूएस हाउस पासेस क्वाड बिल टू इंटेंसिफाई कोऑपरेशन। यूएस पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास किया गया है, उस बिल का नाम है क्वाड बिल, जिसके तहत अब जो यूएस कांग्रेस है वो स्ट्रैटेजीज बनाएगी कि कैसे जो 4 क्वाड कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्वाड नेशंस कौन से आते हैं? एक तो यूएस तो आ ही गया। अब आप सोचोगे मैम यूएस यहाँ कहाँ पहुंच गया? यूएस तो यहाँ कहीं होता है। धरती गोल है मेरे बंधुओं, तो आप जब उसको खोल दोगे तो आप चाहो तो उसको वहां भी पिक्चर कर सकते हो, यहाँ भी पिक्चर कर सकते हो। हम ऐसे दिखाते हैं ना, ये पूरा चंक हम उस तरफ दिखाते हैं, राइट? बीच में पैसिफिक ओशन है ये, इजंट इट? भाई थोड़ा सा 3D इमेजिन कीजिएगा। सो ये ऐसा है, आपने पीछे वाली व्यू लिया तो ऐसा दिख जाएगा, फ्रंट व्यू लोगे तो अमेरिका इधर आ जाएगा और साउथ ईस्ट एशिया और वो सब इधर दिखेंगे आपको, ठीक है? सो यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये 4 कंट्रीज मिलके क्वाड कंट्रीज कहलाते हैं। और ये जो चाइना है इसके दबदबे को कम करने के लिए या काउंटर करने के लिए कोऑर्डिनेशन साथ में आते हैं, राइट? तो इन्हीं कोऑर्डिनेशन के साथ में और स्ट्रेटेजिक और स्ट्रॉन्ग अलायंस कैसे बनाई जा सकती है, उसके लिए एक क्वाड इंटर पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप गठित किया जाए, ठीक है? सो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको इंस्ट्रक्ट किया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने, इस बिल ने, कि आप एक क्वाड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप बनाइए जिसके तहत क्लोज कोऑपरेशन अचीव किया जा सके यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान में। कौन कौन से एरियाज में? मेनली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है और पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है, अपार्ट फ्रॉम अदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन ऑल्सो, ठीक है? तो ये एक छोटी सी न्यूज थी। अगली न्यूज बड़ी है और वो ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं? 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। उनमें से एक है ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बाकी के 5 प्रिंसिपल ऑर्गन का नाम खटाखट लिखो कमेंट सेक्शन में। बड़ा आंसर होगा? नहीं, थियरी नहीं लिखनी है, बस 5 नाम लिख दीजिए। छठा मैंने आपको बता दिया। 2 एक और बता दूं, इकोसॉक हमने कल पढ़ा था, मतलब लास्ट क्लास में। सिक्योरिटी काउंसिल होता है, इतने मैंने बता दिया, और लिखो, ठीक है? सो जो यूनाइटेड नेशन है वो अपने 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के थ्रू ही अपने सारे जो एम्स हैं, जो उसकी फिलॉसफी, विजन है, उसको पूरा कर पाता है। और उनमें से एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अपने नए प्रेसिडेंट मिले हैं, यानी जो उसको लीड करेंगे। जज ही होते हैं ये भी, पर प्रेसिडेंट पोजीशन दी जाती है लेबनान को बिलोंग करते हुए जज नवाफ सलाम, ओके? और ये नए प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, जज नवाफ सलाम फ्रॉम लेबनान। और वाइस प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया है? जज जूलिया सेबुटेंडे ऑफ युगांडा, जूलिया सेबुटेंडे। लेकिन प्रेसिडेंट पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको याद रखनी। नवाफ सलाम से याद रख लो बहुत इजीली। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप गए, अब कन्विक्ट बन के चले जाइए, जज बन के चले जाइए, आप सबको सलाम करें, याद रह जाएगा। अब लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है जी? हाँ जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ना। तो ये अकेला ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड नहीं है, हेडक्वार्टर नहीं है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? पीस पैलेस, हेग, नेदरलैंड्स के अंदर है ये, ओके? यहाँ पे हेडक्वार्टर है ये। और जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं या फिर अलग अलग देश जो लीगल एडवाइस मांगते हैं तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देता है, ओके? सो लीगल डिस्प्यूट्स सबमिटेड बाय स्टेट्स, स्टेट यानी कंट्रीज। सो अलग अलग कंट्रीज जो लीगल डिस्प्यूट इसको देते हैं कि भाई आप थोड़ा सॉर्ट आउट कीजिए, या फिर इनसे एडवाइस मांगी जाती है, प्रोवाइड करते हैं। कितने जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? 15 जजेस आते हैं, 15 जजेस, और 9 साल के लिए वो अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं। री इलेक्ट किया जा सकता है, ओके? और हर 5 साल के अंदर 1/3 जजेस का कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो 15 जजेस हैं, 1/3 यानी हर 5 जजेस जो हैं 3 इयर्स के अंदर उनका कार्यकाल हो जाएगा खत्म। इस तरह से डिसाइड किया जाता है, जैसे हर 3 साल में ही 5 जजेस का कार्यकाल खत्म। पहले 6 साल वो ऑलरेडी कर चुके थे। सिक्योरिटी काउंसिल
मे भी हम इसी तरह का देखते हैं ना, दैट एक साथ पूरा कोर्ट चेंज नहीं हो जाए, इसके लिए क्या किया जाता है, 15 जजेस हैं और 3-3 साल के अंदर 5-5 जजेस को चेंज किया जाता है। ओके, चलिए अब जो नया जज आएगा, मान लीजिए 1 पर्सन आया, तो अब ये इसका नंबर चेंज होने का कब आएगा, 9 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आएगा, राइट। चलिए, सो 1/3 ऑफ द कोर्ट इज इलेक्टेड एवरी 3 ईयर्स। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आईसीजे की, 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। सिर्फ इन 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डील करता है। और इंडिया से भी एक जज हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर एज अ जज अपॉइंटेड हैं, वर्क कर रहे हैं, दलवीर भंडारी जी। एंड लाइक आई टोल्ड यू, री इलेक्ट किया जा सकता है, री इलेक्ट होकर के वापस अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। गॉट इट। मूविंग ओवर टू द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर ईगा श्वेटिक जो कि नंबर 1 विमेन टेनिस प्लेयर हैं आज की तारीख में, ईगा श्वेटिक, उन्होंने कतर ओपन चैंपियनशिप जीत ली है। विमेन टेनिस एसोसिएशन का टूर होता है, विमेन टेनिस एसोसिएशन होती है जो कि विमेन का सारा टेनिस ऑर्गेनाइज करवाती है, अलग अलग टूर्नामेंट्स करवाती है। सो उस पूरे टूर में बहुत सारे चैंपियनशिप्स होते हैं, उनमें एक है कतर ओपन चैंपियनशिप। किसने जीती है, ईगा श्वेटिक ने जीती है। हराया किसको है जी, हराया है एलेना रेबकीना को। एलेना रेबकीना कजाकिस्तान की हैं, ईगा श्वेटिक पोलैंड की हैं। एलेना रेबकीना 4th रैंकर हैं, ये 1st रैंकर हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। यही नहीं, एक और कीर्तिमान इन्होंने बना लिया है। शी हैज वन कतर ओपन फॉर अ 3rd स्ट्रेट ईयर। लगातार 3री साल इन्होंने कतर ओपन जीता है। इससे पहले एक ही खिलाड़ी थी जिन्होंने लगातार WTA का कोई इवेंट 3 बार जीता था, एंड दैट वाज सेरेना विलियम्स, जिन्होंने 2015 में मायामी ओपन, तो मायामी ओपन उन्होंने लगातार 3 बार जीता था, और ईगा श्वेटिक है जिन्होंने कतर ओपन लगातार 3 बार जीता है। ठीक है जी, ये ईगा श्वेटिक का 13th करियर सिंगल्स टाइटल है, और ये इस पूरे सीजन का पहला टाइटल है जो इनके नाम गया है। देन एक सैड डिमाइस है। फॉर्मर साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर एंड कोच माइक प्रॉक्टर डाइज एट 77। क्या नाम है, माइक प्रॉक्टर। माइक प्रॉक्टर हैज सर्व्ड एज एन ऑलराउंडर, यानी बॉलर और बैट्समैन भी थे, एंड कोच के तौर पे भी इन्होंने सर्व किया है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को। ही हैज ऑल्सो सर्व्ड एज ICC मैच रेफरी ओवर सम ईयर्स। सो इनका करियर छोटा रहा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहा, प्रोमिनेंट रहा, और इनको बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि करियर क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, सो नाम ध्यान रखेंगे, माइक प्रॉक्टर, साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर एंड कोच। ही इज नो मोर। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप बोलेंगे मैम इतनी सी न्यूज़ थी आज? यस, आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ में इतना ही था। सो लाइक आई टेल यू एवरी टाइम, सिर्फ न्यूज़ या सेशन को बढ़ाने के सेक से हम न्यूज़ बढ़ाएंगे नहीं, ज़बरदस्ती हम सेशन को स्ट्रेच नहीं करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी सेशन बड़ा होगा, जहाँ ज़रूरत नहीं होगी सेशन छोटा होगा। चलिए अब हम आते हैं हमारे रिविजन क्वेश्चन की तरफ। आज जो भी कुछ पढ़ा है उसका रिविजन करते हैं, पर उससे पहले यस, अगर आपको करंट अफेयर के साथ साथ अपनी जनरल अवेयरनेस यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके भी तैयार करनी है परचम के साथ, तो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एक कोर्स इन प्लेस है, एंड दैट इज SSC जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम या कोर्स टारगेटिंग 2024, यानी 2024 में जो भी एग्जाम्स अब आएंगे उनमें अप टू डेट बिल्कुल कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, डाउनलोडेबल PDFs हैं, PYQ डिस्कशन हो रहे हैं, मॉक पेपर्स भी डिस्कस किए जाएंगे। अगर बच्चों को प्रॉब्लम आएगी तो लाइव सेशन के साथ उस प्रॉब्लम का डिस्कशन किया जाएगा। ये सब इस कोर्स में है। इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लीजिए, परचम ऐप पे अवेलेबल है, मैंने दे रखी है, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, फ्री लेक्चर्स देख लीजिए, एंड इन माई ओपिनियन हाईली रिकमेंडेड कोर्स है। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, स्टेट PSCs दे रहे हो, तो पूरी नेशनल लेवल की GK आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। इनफैक्ट अगर कोई हायर एग्जाम जैसे कि CDS दे रहे हो और आपका बेस बिल्कुल नहीं है, दिस विल सर्व 75 to 80% ऑफ योर CDS नीड्स ऑल्सो। ओके, इतना डिटेल में ये प्रोग्राम बना रखा है, तो बेस बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वनडे एग्जाम के लिए एक्सेलेंट प्रोग्राम है। SSC CGL Tier 2 लेवल तक के तैयारी इसके अंदर करवाई जा रही है। इसमें SSC मैंने स्टैटिक GK ले रखा है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके नजर किया जा रहा है, ट्राई एंड आंसर दिस। विच टेनिस प्लेयर हैज वन कतर ओपन फॉर अ 3rd स्ट्रेट ईयर? कौन सी खिलाड़ी हैं जिन्होंने कतर ओपन लगातार 3री बार हाल ही में जीता है? एंड द राइट आंसर विल बी ईगा श्वेटिक। हराया किसको? हराया एलेना रेबकीना को। इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस टू बी लॉन्च फ्रॉम विच स्टेट? भारत की पहली हेलीकॉप्टर द्वारा मेडिकल इमरजेंसी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने वाला ये जो पूरा सिस्टम है, ये कहाँ से इनॉग्रेट या शुरू किया जाएगा? अनाउंसमेंट हुआ है। आंसर इज उत्तराखंड से। वेरी नाइस। नेक्स्ट,
माइक प्रॉक्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक ऑलराउंडर एंड कोच थे कौन सी कंट्री के? सो माइक प्रॉक्टर कौन से टीम या कौन से देश की क्रिकेट टीम से जुड़े हुए थे? आंसर विल बी साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग नेम्स। सो गुलजार, दामोदर मौजो, जगतगुरु रामभद्राचार्य एंड सत्यव्रत शास्त्री, ये 4 नाम आपने देखे। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड्स हैज और हैव बीन कन्फर्ड ऑन। इन चारों में से 58 ज्ञानपीठ अवार्ड किस एक व्यक्ति या ज्यादा व्यक्तियों को कॉन्फर किया गया है, उनके लिए अनाउंस किया गया है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल गुलजार साहब के लिए और रामभद्राचार्य जी के लिए। सो 1 and 3, सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। Which edition of Milan naval exercise is being conducted in विशाखापट्टनम? विशाखापट्टनम में अभी जो मिलान एक्सरसाइज चल रही है 19 से लेकर 27 फरवरी तक चलेगी, वो कौन सा एडिशन है मिलान एक्सरसाइज का? कौन सा एडिशन है? द राइट आंसर विल बी 12th edition. Okay. And this is, my dear students, your question of the day. Who has been elected as the new president of International Court of Justice? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए प्रेसिडेंट के तौर पे किन को इलेक्ट किया गया है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन योर आंसर। एंड आई रियली होप आज जो भी पढ़ाई समझ में आ गया होगा। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमने साथ में डिस्कस किए हैं, स्टैटिक डिस्कस किए हैं। सो अंटिल वी मीट टुमारो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आज 4 बजे बैंकिंग वाले बच्चे खास तौर पे वीकली बैंकिंग करंट अफेयर सेशन मिस नहीं करेंगे। ओके, चलिए बाय बाय।